नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भावी 2-3 दिनों में जेबीटी टेट की परीक्षा होने जा रही है। तो उसी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आज हम हिंदी भाषा के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न जो यहाँ पर है वो वर्तनी से लिया गया है। 4 शब्द आपके समक्ष हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो है आपके पास ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तीनों ही ऑप्शन आपके पास गलत हैं। तो शुद्ध वर्तनी के अनुसार जो शब्द सही है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? ये प्रश्न उच्चारण स्थान से लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 9। जो मुख्य उच्चारण स्थान है 6 तथा 3 हमारे पास अन्य उच्चारण स्थान रहते हैं। तो जो क वर्ग उच्चारित किया जाता है कंठ से, च वर्ग उच्चारित किया जाता है तालु से, ट वर्ग उच्चारित किया जाता है मूर्धा से, त वर्ग का उच्चारण होता है दंत से तथा प वर्ग उच्चारित किया जाता है ओष्ठ से। तो यहां पर हमारे पास जो प्रश्न था, च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, तालु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री गणेश का विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द से आपको सभी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी इतिश्री, ऑप्शन सी समापन, ऑप्शन डी अतिशय। तो ये जो श्री गणेश शब्द है ये हमारे पास तत्सम शब्द है, तो इसका जवाब भी दिया जाएगा तत्सम में ही। इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी इतिश्री। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी भी आपके पास समानार्थी शब्द हैं, पर ये दोनों ही शब्द तद्भव के हो जाएंगे। इसलिए जब भी प्रश्न पूछा जाए तत्सम में तो ध्यान रखिएगा कि जवाब भी दिया जाएगा तत्सम में ही। और तत्सम शब्द वे शब्द जो कैसे होते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? लिपि का अर्थ है वे वर्णात्मक या चिन्हात्मक ध्वनियां जिनमें भाषा लिखी जाए। तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के अतिरिक्त लिखी जाती है भाषा मराठी। बाकी पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, पहाड़ी भाषा की लिपि टांकरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष ने अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा यानी कि वह भाषा जिसमें किसी राज्य के सरकारी कामकाज किए जाएं, वो भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। तो हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया 14 सितंबर 1949। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तटस्थ शब्द का विलोम शब्द होगा। तटस्थ यानी जो किसी भी पक्ष का समर्थन ना करे, तो इसका जो सही विलोम शब्द होगा पक्षपाती। यानी जो किसी पक्ष का समर्थन करे, किसी पक्ष को धारण करे, तटस्थ का विलोम शब्द। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपको कवि और उनकी रचनाओं से जेबीटी टेट, जेबीटी कमीशन दोनों में ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आधुनिक युग की मीरा जो कहा जाता है, इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, सचरित्रता शब्द में मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द यानी वे शब्द जिनका विभाजन करने पर कोई भी सार्थक खंड ना निकले, उनका कोई अर्थ ना निकले। अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है? उपसर्ग यानी शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले, प्रत्यय यानी शब्द के अंत में जुड़ने वाले। परंतु यहां पर आपको प्रश्न क्या पूछा गया है कि मूल शब्द क्या होगा, यानी उपसर्ग और प्रत्यय को हटाने के बाद जो शब्द बचे जिसका विभाजन करने पर कोई भी सार्थक खंड न निकले।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन बी, चरित्र। सच्चरित्र में सत शब्द आपके पास है, उपसर्ग है, ता शब्द आपके पास प्रत्यय है। तो इन दोनों को हटाने के बाद जो मूल शब्द बचता है वो है चरित्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रार्थना शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? तो प्रार्थना शब्द हमारे पास संज्ञा के अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा, और इससे बनने वाला विशेषण शब्द होगा आपके पास ऑप्शन बी, प्रार्थी। बाकी प्रार्थनत्व, पृथक, प्राची, ये तीनों ही शब्द विशेषण शब्दों की श्रेणी से बाहर है। तो इस शब्द का, इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भूतकाल के कितने भेद हैं? जेबीटी टेट कमीशन दोनों में ही हमें काल से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन बी, भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 4 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा, सुरेश, पर्वत, गुलाब शब्दों में संज्ञा के आधार पर विषम शब्द है, यानी कोई 3 शब्द संज्ञा के किसी एक भेद के अंतर्गत आ रहे हैं और एक शब्द क्या है, युग्म से बाहर है। तो ये जो तीनों ही शब्द हैं, गंगा, सुरेश, गुलाब, ये तीनों शब्द आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और ये जो आपके पास ऑप्शन सी है, पर्वत शब्द, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में न आकर आएगा जातिवाचक संज्ञा में। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है और अर्थ के आधार पर 8 भागों में। तो ये जो ऑप्शन ए, बी और डी तीनों ही रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, और ये जो ऑप्शन सी आपके पास इच्छावाचक, ये अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन सी, इच्छावाचक वाक्य, जो कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, दी गई पंक्तियां हैं ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन बी लोकोक्ति, ऑप्शन सी पदबंध और ऑप्शन डी शब्दयुगम। तो ये मुहावरा है, लोकोक्ति है, पदबंध है, शब्दयुगम है। ये जानने से पहले मुहावरे का अर्थ होता है जहां पर किसी वाक्य का कोई विशेष अर्थ प्रकट हो, वो मुहावरा है। लोकोक्ति यानी लोगों के द्वारा उक्त की गई। शब्दयुगम यानी जहां पर 2 शब्द दिए गए हो, और पदबंध यानी किसी वाक्य का एक छोटा सा अंश। तो ये पंक्ति, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन ए, मुहावरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रसराज, रसराज किस रस को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। बाकी के ये जो 3 हैं ये भी रसों की ही श्रेणी में आते हैं। रसों की कुल संख्या 9, पर भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या बताई गई थी वो 8, और वर्तमान समय में इनकी कुल संख्या 9 है। तो रसराज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द युगम का अर्थ बताएं। शब्द युगम है अविराम, अभिराम। इस प्रश्न को शब्द युगम ना पूछ के श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ भी कहा जाता है, यानी वे शब्द जो सुनने में एक जैसे हों परंतु उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाए। ऑप्शन ए, बिना विराम के सुंदर, ऑप्शन बी, बिना विराम के ज्येष्ठ, ऑप्शन सी, सुंदर बिना विराम के, और ऑप्शन डी, सुंदर और ज्येष्ठ। तो अविराम इसका जो सही जवाब रहेगा, अविराम, अभिराम, ऑप्शन ए। अविराम यानी बिना विराम के और अभिराम यानी सुंदर।